ट्रांजिट कैसे करेंगे पाकिस्तान की तरफ? ये तो भाई मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ, आप कैसे लेके जाएंगे इसको? ये भी एक आर्ट है कि आप इसको, यहाँ जितनी थ्योरेटिकल डिस्कशन हुई है, इस थ्योरेटिकल डिस्कशन से आप सीधे सीधा पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस पे कैसे जाएंगे, क्या करेंगे इसमें? अब आप लिखेंगे इसमें कैपिटलिज्म के लिटिल फ्लॉज, जैसे 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, ठीक है, अमेरिका में। इसके अलावा 90s में फिर एक फाइनेंशियल क्रंच आया, फिर 2008 में फिर फाइनेंशियल क्रंच आया, उसको बेल आउट किया गया, ठीक है। और इस पर क्रिटिसिज्म भी यही है कि इसकी जो वो ग्रोथ है, फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती है कैपिटलिज्म में, वो सस्टेनेबल नहीं होती है। इसी वजह से पाकिस्तान बीइंग द मेंबर कॉमनवेल्थ का, फिर पाकिस्तान ने भी वही निज़ाम फॉलो है, तो फिर पाकिस्तान ने भी मुख्तलिफ शॉक्स किए, लेकिन शॉक्स एब्जॉर्ब करता है, लेकिन दिस टाइम द इंटेंसिटी इंक्रीज्ड। अब पाकिस्तान जो करता है कर्जे वो कैसे लेता है, किन किन के पास जाके लेता है? आप देखेंगे वर्ल्ड बैंक का नाम भी है, ठीक है, IMF का भी है जो प्रोमिनेंट है। IMF और वर्ल्ड बैंक के कर्ज देने में तरीक़ेकार में मुख्तलिफ है। वर्ल्ड बैंक किसी प्रोजेक्ट को फंड करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक आप देखें बड़े बड़े जो डैम बन रहे होंगे या कोई दूसरे सोशल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल जो बैकअप सपोर्ट होगी वो आपको मिलेगी IMF से, ठीक है। इसे कहते हैं मल्टीलैटरल डेट। इसमें IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक वो है, ठीक है। पाकिस्तान जहाँ से लेता है। अच्छा, ये होता है इसका लॉन्ग टर्म होता है ये, और फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट होते हैं इसके, ठीक है, लेस। ये नाम सुना है आप लोगों ने, पेरिस क्लब? पेरिस क्लब का तो बहुत मशहूर नाम है, पेरिस क्लब, लंदन क्लब, ये दो क्लब्स हैं जिसमें इम्पॉर्टेंट जो है वो पेरिस क्लब है। इसमें 22 कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग इसराइल। पाकिस्तान ने इससे $8.5 बिलियन कर लिया है 40 ईयर्स पे, ये पेमेंट पे 1% इंटरेस्ट रेट। ये अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं अभी और बता रहा हूँ 4, इसके बाद ये 4 आपको ये कर्ज के बारे में लिखना है सारी चीज़ें, फिर आपको आ जाना है सीधे सीधे IMF के ऊपर। आप समझ रहे हैं किस तरह करना है? पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में थ्योरेटिकल गुफ्तगू करनी है, फिर उसको ट्रांसलेट करते करते उसके डिप्रेशन और उसके जो उसकी क्रिटिसिज्म ऑन कैपिटलिज्म उस पर लेकर आना है, फिर आपको सीधे सीधे लेकर आना है इस पर साथ में कोड डेटा, ये आपके पास होना चाहिए। मैं एक आपको IMF का एक ब्लॉग है, IMF की वेबसाइट पे जाइएगा, उसमें ब्लॉग्स हैं, उसमें ब्लॉग्स पे बहुत सारे आर्टिकल आए हुए होते हैं। उसमें आर्टिकल पाकिस्तान के हवाले से भी हैं, पाकिस्तान इकनॉमी की, उसको ज़रा स्टडी करें, उसमें स्टैटिस्टिक्स दी हुई है। उसमें पाकिस्तान के नेशनल सर्वे पे जाएं, उसमें पूरी बुक पब्लिश हुई हुई है, वो आप उसके बारे में वो करें, ठीक है। वर्ल्ड बैंक पे जाएं, वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे पब्लिकेशन में आता है, वो पूरी डिटेल उसमें दी हुई है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे जाएं,
उधर भी पूरी डिटेल आई हुई है, पूरे पेपर्स छपे हुए हैं इस पर। उस पर आप उसका डाटा उठाएं वहाँ से, और आप अपनी जो बात रख रहे हैं उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो डाटा ले लें, ठीक है। और जो आपको जिसके कारण अगर आपको इसको नेगेट करना है वो भी डाटा ले लें, ठीक है ना। प्राइवेट नेट ऑटोमेशन, हाँ प्राइवेट। ये कौन सा प्राइवेट डेट्स एंड कमर्शियल लोन, आपने नाम सुना होगा सुकूक बॉन्ड्स जो है, यूरो बॉन्ड सुना है, सुकूक इस्लामिक सुकूक। ये पाकिस्तान जो है यूरो बॉन्ड और सुकूक में 7.6 बिलियन डॉलर के कर्जे मौजूद हैं। पाकिस्तान 0.6 बिलियन। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट बैंक से भी इनके कर्जे हैं, कमर्शियल बैंक से, ठीक है। इसके अलावा चाइनीज़ लोन है इनके पास, क्रेडिटर्स से, चाइनीज़ क्रेडिटर्स। यूरोबॉन्ड एंड सुकूक। अच्छा, वो जो थे दोनों मैंने जो बताए थे वो थे लॉन्ग टर्म, ये होते हैं शॉर्ट टर्म। ये जो देते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ज़्यादा वो, इस पर फिर एक होता है लिबॉर, एक होता है शिबॉर जो चाइना से करते हैं, शंघाई इंटर बैंक ऑपरेटिंग रेट्स। ये आता है लिबॉर, ये शिबॉर, शंघाई इंटर बैंक ऑफरिंग रेट्स। ये मुख्तलिफ इनके रेट्स हैं जो ये फ़िक्स करते हैं। नहीं, कैश देते हैं, लेकिन 3 साल 2 साल इस तरह शॉर्ट टर्म के लिए। अब जो चौथा पाकिस्तान के पास कर्जा है वो है चाइनीज़ बायलैटरल डेट। इन्होंने क्या है कि 2 तरीके से कर्जे दिए हैं। नंबर 1 कर्जा तो ये दिया है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दे दिया है, ठीक है। दूसरा कर्जा इन्होंने किस तरह दिया है कि पाकिस्तान की पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं उनको भी कर्जा दिया हुआ। ये आप नेट पे जाएंगे पूरी डिटेल लिखी हुई है कि किसको कितना कर्जा दिया हुआ। पूरी SECP की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वो आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि इसमें क्या क्या है। अब क्वेश्चन ये आता है कि याद कैसे रखेंगे, सही है ना। ये भी है कि आप लोगों को याद कैसे रखेंगे इतनी सारी, जब डाटा पे वॉल्यूमिनस डाटा ले रहे हैं तो आप डाटा का करेंगे, इसको कैसे आप रिटेन रखेंगे। इसका आप वो डाटा लिखें कुछ जो नंबर्स हैं मिलते जुलते इस अप्रॉक्सीमेटली करके, कि वो आपके ज़्यादा डाटा भी ना करेंगे, इसमें से फिगर ही फिगर नज़र आएंगे एग्जामिनर के, यार ये क्या है। कहीं जगह आप उसको आपने तौर पे एनालाइज करके 1-2 की मिसाल दी, बाकी आपने उसको वर्डिंग में चेंज कर दिया, किसमें इससे नज़र आता है, इसका एनालिसिस लिख दिया आपने, ठीक है ना। ये तो आ गए हमारे सारे सिलसिला। अब पाकिस्तान के ऊपर जब कर्जे आए, सारे चढ़ गए, सारे मसाइल ख़राब हो गए, तो पाकिस्तान किसके पास गया, IMF के पास बेल आउट के लिए। अच्छा, उसमें क्या था आपको याद होगा, एक आ रहा था कि डिफ़ॉल्ट हो रहा है, डिफ़ॉल्ट, पाकिस्तान इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिफ़ॉल्ट। वो कैसे था, वो क्या था
एक चीज़ कहलाती है इसमें एक्स डेट, ये टर्म कहलाती है एक्स डेट। ये क्या होती है? जब इनका एक वार्निंग इशू होती है पाकिस्तान के पास, ये यूनाइटेड स्टेट्स में आपको याद होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द ब्रिंक ऑफ द डिफ़ॉल्ट, उसके कई सारे बैंक डिफ़ॉल्ट कर गए, तो वो डिफ़ॉल्ट की जो वार्निंग इशू हुई वो किस पे वो उसके पास उसके जो डेट का जो रेशो था वो आ गया, यानी 23.6%। यानी ये क्या होता है? डेट टू जीडीपी रेशो, इसको देख के बनाते हैं, डेट टू जीडीपी रेशो। इसके बाद पाकिस्तान के पास ये पहुंच गया था तकरीबन ये तो इतने परसेंट है पाकिस्तान के पास, क्योंकि ये इकनॉमी बहुत बड़ी है यूएस की, तो ये 123 पे वार्निंग इशू हुई। पाकिस्तान 70% पे ही इधर ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट पहुंच गया। तो ये पहुंचे आईएमएफ के पास। आईएमएफ ऐसे कर्जा नहीं देता है, उसके आपने स्लोगन पता है? आईएमएफ का स्लोगन है लिव विद इन योर मीन्स। ठीक है, उसने कहा भाई आप मुझे अपना वो दें बजट। जब बजट दिया तो बजट में क्या चीज़ थी? आपको समझ में आ रहा है? कोई मसला तो नहीं है? एनी क्वेश्चन? एवरीथिंग फाइन? आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू। सही है, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आप ये क्या, आईएमएफ ने क्या एनालाइज किया? इसने कहा भाई पहला क्वेश्चन, पहला जो सबसे पहला चेक किया ना, उस पर था ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट क्या है? व्हाट इज ट्रेड डिफिसिट? एनीबॉडी? खसारा, इम्बैलेंस इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, पाकिस्तान की इंपोर्ट जो 2022 में रिपोर्टेड है, इंपोर्ट वो है 123 पॉइंट समथिंग है, 6 या 8 ये है डॉलर्स में। एक्सपोर्ट $39 बिलियन। रेमिटेंस जो आ रहा है, कितना डिफरेंस आ गया इसमें? अब इसका डिफरेंस है, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? हमारा पाकिस्तान से जो रेमिटेंस आ रहा है, जो बाहर बेचारे लोग मौजूद हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान में भेज रहे हैं अपने घर वालों को पैसे, वो भेज रहे हैं रेमिटेंस की मद में $30 बिलियन। अब आप इसे ऐड करें, कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे माइनस कर दें। आप देखें ये जो है, सॉरी मैं एक इंपोर्ट जो है गलत दिख गया, ये 88 पॉइंट समथिंग है, 88.63 ये है, 88.63 है। अब आप करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 12 के देखें, डबल से ज़्यादा हमारी इंपोर्ट है, डबल से ज़्यादा। ठीक है, जो आप निकालेंगे तो अराउंड 12 to 14 के करीब बिलियन डॉलर का डिफरेंस आएगा। आप ये देख रहे हैं, फिगर्स लिखनी आपको लाजमी है। उसमें जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस पे लिखें तो में कैसे पता लगे क्या है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है। ये अब इन्होंने कहा जी अब आपको दो काम करना है।
ओपन मार्केट कर देनी है। इन्होंने क्या किया, और एक दूसरा जो पॉइंट था इनका था बजट डिफिसिट। हुकूमत का खसारा, इसमें एक्सपेंडिचर और टैक्स में डिफरेंस, ठीक है। इन्होंने कहा, अब इसके लिए इन्होंने प्रपोज़ल किया कि आप एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करें और टैक्स इम्पोज करें, टैक्स रेज करें। अच्छा, पहला वाला जो था उसके लिए इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने उसके लिए कहा जो ट्रेड डेफिसिट के लिए ओपन मार्केट, यानी डॉलर को आप कोई कैप नहीं लगाएंगे, यानी डॉलर जो है आपका वो फ्री फॉल होगा, उस पर कोई बैरियर नहीं होगा, आप कोई रेगुलेट नहीं करेंगे उसको, मार्केट को वैसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इंपोर्ट पे आप कर नहीं सकते, ठीक है, रेगुलेट इंपोर्ट पे, क्योंकि टैरिफ WTO के सिग्नेटरी है। 1995 में पाकिस्तान सिग्नेटरी था, तो जब था तो 1995 में उस वक्त पाकिस्तान ने जो टैरिफ थे, टैरिफ रेट क्या था पाकिस्तान में 45%, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ पे 45% था। आज क्या है टुडे, आज की तारीख में 8%। पाकिस्तान ने प्रोटेक्शनिज़म और ट्रेड जो बैरियर्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए टैरिफ को कम कर दिया WTO के एग्रीमेंट के साथ। अब क्या होता है, जब इन्होंने कहा जी मार्केट आप ओपन कर दें तो डॉलर तो बढ़ गया, ये तो अंडरस्टूड था कि अब डॉलर राइज होगा, जब डॉलर राइज होगा तो प्राइसेस भी बढ़ेंगी। अब जब हम महंगा ऑयल लेंगे, आप लिखें कि ऑयल परचेज, एनर्जी प्रोडक्शन, वो सारी किससे हो रही है, ऑयल से, फर्नेस ऑयल, कोल से, सारे इंपोर्ट। जब डॉलर के रेट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि इससे ये होगा, जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, इनका तो बड़ा सादा सा फार्मूला है, उन्होंने कहा जब आपकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डॉलर आपका बढ़ जाएगा तो आपकी गुड्स चीप हो जाएंगी, आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेंगे। ऐसे ही था, जब आपके पास डॉलर कम हो गया तो आपके पास पोटेंशियल हो गया कि अब आप चीप प्रोडक्ट्स जो है, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो हैं बना के मार्केट में ला सकें। ये इनकी थ्योरी थी। इससे क्या होगा, हमारा ट्रेड डेफिसिट बैलेंस होगा। उन्होंने कहा टैक्स लगाओ, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स और मुख्तलिफ जो सब्सिडीज थी वो ख़त्म की गई, वो ये वजह थी, ठीक है, कि बजट डेफिसिट को भी ख़त्म करना है, ट्रेड डेफिसिट को वैसे ख़त्म होगा। लेकिन होता क्या है, हमारे यहाँ एक दूसरा मसला आ गया। इंपोर्ट, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, अब एक कहलाता है इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। इसके क्या माने हैं, इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट, ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि हम फ़र्ज़ करें ये पेन मैं यहाँ असेंबल करता हूँ, या ये बोतल यहाँ पे बनी है, फ़र्ज़ करें ये, इसका जो प्लास्टिक है वो तो बाहर से आएगा, ऐसे ही है, ये प्रिंट हो रहा है, इसकी इंक तो बाहर से आएगी, यहाँ तो नहीं बन रही, ठीक है। अब ये जो इंक बाहर से आएगी और ये जो हमारे पास प्लास्टिक बाहर से आएगा, इसकी कोई ना कोई डॉलर में हम तो पे करेंगे,
ऐसे ही है, जब डॉलर में पे करेंगे तो फिर कहाँ से चीप हमारे लेबर वो हो सकती है क्या कि प्रोडक्ट। इसमें क्या है, इसको कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है एक्सचेंज रेट कहलाता है, डेल्टा एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू 1 माइनस इंपोर्ट की इंटेंसिटी इन परसेंट। तो ये आएगा आपके पास एक्सपोर्ट प्राइस। ये फार्मूला है जिसमें आपको पता लगेगा कि क्या है। अब हाँ, एक स्टडी की गई, सिद्रा बदर साहिबा एक थी, सिद्रा बदर, ये वर्किंग पेपर है जो स्टेट बैंक के इस वक्त वेबसाइट पर ही मौजूद है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एनालाइज किया था, ये 2006 की बात है, ये सिद्रा बदर साहिबा थी। इन्होंने ट्रेंड एनालाइज किए 1973 से लेके 2005 तक के। इन्होंने कहा कि हमारे पास जो इंपोर्ट हो रही हैं चीज़ें वो कितने % तक हमारी जो है इंपोर्ट इसमें जो एक्सपोर्ट हो रही हैं, इसमें इंपोर्ट प्राइस कितनी आएगी, इंपोर्टेड जो गुड्स आएंगे, जो इसमें बाई प्रोडक्ट बनेंगे, जो रॉ मटेरियल होंगे, वो क्या होंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास टोटल 37% ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इस्तेमाल होंगे फॉर एक्सपोर्ट पर्पस के लिए एज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये आ रहा है समझ में आपके, यहाँ तक आया, थोड़ा सा क्लियर हुआ, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। अब हम अगर इन्फ्लेशन के रेट ले लेते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो इन्फ्लेशन है उसके जो पेट्रोलियम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमने लगा ली तो वो कितनी बनेगी। हमने कहा चले इसे राउंडली 40% कर दी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ़र्ज़ करें हमारा जो रुपये है ओपन मार्केट में 10% कम हो जाता है, तो अगर ये निकालेंगे, अजीब सा एक फार्मूला जब ये निकालेंगे आप खुद, तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे, जब इसके प्राइसेस डालते जाएंगे तो आपको आएगा कि सिर्फ और सिर्फ 6% जो है वाक़ई होगी कमी। उसूलन तो 10% हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? ये 40%, यानी अगर 40 मीन्स कि 4%, इसका जो 4 है यानी कि हर 10 रुपये में से 4% यानी 40% वो इसमें कट जाएगा कि हमारे जो इंपोर्ट हो के आ रही है। तो हमारे जो है आप क्या लिखेंगे, अच्छा सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट का जो टोटल उसमें तमाम चीज़ों के गुड्स में वो है, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कॉस्ट जो कंजम्पशन है वो है 25% ऑयल की, पेट्रोलियम। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्नेस ऑयल ले लें, LNG में ले लें या किसी में भी ले लें, वहाँ ये इंपोर्ट आ रहा है। अब इसके बाद इम्पैक्ट क्या होगा इसका मैंने इसका इम्पैक्ट ये होगा, नंबर 1 जो हो रहा है, क्या होगा इसका इम्पैक्ट जो आएगा, इन्फ्लेशन। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, बढ़ रही है इन्फ्लेशन, महंगाई। ठीक है, दूसरे नंबर पे जब डॉलर बढ़ रहा है जी, हाँ बस 10 मिनट आप रुक जाएं, क्योंकि ये बस उसके बाद ख़त्म हो रहा है। इसके बाद जो है ना इसका कंक्लूजन है, कंक्लूजन के बाद क्या वे फॉरवर्ड है कि क्या करें इसके लिए। ठीक है ना, 10 मिनट्स है।
आई थिंक। हाँ बिल्कुल। इसके बाद पहले इम्पैक्ट है कि इम्पैक्ट क्या क्या आ रहा है। अच्छा, इसके बाद हम दूसरी चीज़ जो है इन्फ्लेशन आ गया। तीसरी चीज़ मशीनरी का, हम जो एक दूसरी चीज़ इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं मशीनरीज़, कॉस्ट कम्पिटिटिव होने की वजह से। लेकिन अब चूँकि मशीनरी इंपोर्टेशन एक्सपेंसिव लेंगे हम, यानी रॉ मटेरियल, एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल एंड एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल, और उसके बाद दूसरी क्या चीज़ है, मशीनरीज। ये क्या करती हैं हमें क्या बनाती हैं, लेस कम्पिटिटिव इन ओपन मार्केट। एक्सपोर्ट में जब हमारे पास हर चीज़ महंगी होगी तो हम सस्ते प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकेंगे, हर चीज़ की कॉस्ट हमें निकालनी होगी, ठीक है। कैपिटल फ्लाइट। इसके बाद क्या है, अब फ़र्ज़ करें मैं सरमायादार हूँ या आप सरमायादार हैं, कोई भी, आपको लगाना है पैसे, इन्वेस्टर हैं, आप देख रहे हैं कि मुझे मुनाफा ही नहीं हो रहा, इंडस्ट्री में हर चीज़ महंगी और मैं कम्पीट भी नहीं कर पा रहा, बिजली भी महंगी, लेबर भी महंगी, अब क्या करूँगा मैं तो नहीं लगाऊंगा यहाँ पे, अपना पैसा कहीं और बाहर ले जाऊँगा। अब देखें पाकिस्तान से इन्वेस्टर्स जा रहे हैं, सही है ना, तो ये क्या है, कैपिटल फ्लाइट। दूसरी चीज़, लेबर भी जा रहे हैं, स्किल्ड लेबर, क्योंकि यहाँ पर नौकरियाँ नहीं हैं। जब इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं तो कोई भी नहीं है, इसी वजह से कोई इलीगल मीन भी वजह से लेके यहाँ से ड्रोन हो रहा है, मतलब देयर बोट्स आर गोइंग टू कैप्साइज, दे आर बीइंग ड्रोन इन द मेडिटेरियन एंड अदर सीज। अच्छा, इसके बाद क्या है, एक और चीज़ है, वो है IPP डेट्स। अब जानते हैं नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान को IPP डेट्स क्या चीज़ है, हमने इनको क्या सब्सिडीज दी हुई हैं। IMF ने कहा है इनको नहीं छेड़ना है, इनको छोड़ देना है, IPPs को, इनको सब्सिडी रखनी, बाकी सब जगह से ख़त्म कर दो। तो हम जो है बिजली इनके इस वक्त नेक्स्ट ईयर यानी $2 ट्रिलियन रुपीज़ जो है हमें इनके सब्सिडी में IPP के जो सर्कुलर डेट कहलाता है इसमें देना है जी। अच्छा, इससे क्या होगा, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के जो डेट हैं, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर डेट्स, पाकिस्तान को जो पाकिस्तान बिजली लेता है वो कहता है जी ऐसा है कि आप जो भी कुछ करेंगे, हमें जो बिजली चाहिए उसको हम आपसे ख़रीदेंगे और सब्सिडाइज रेट पे ख़रीदेंगे। ये पूरा एनर्जी क्राइसिस में पड़ेंगे इसको, ठीक है। अब जब इसको अब पाकिस्तान ने लेके इनको जो, लेकिन अब दे तो सकते ही नहीं है, पैसे तो है ही नहीं, तो कहते हैं अगले साल देंगे, अगले साल देंगे। तो इस वक्त कितना हो गया, $2 ट्रिलियन रुपीज़। अच्छा, इसके बाद सातवीं चीज़ जो है, अभी पाकिस्तान के GDP कितना है, 0.026% डिक्रीज़ होती चली आ रही है। कैसे, जैसे अभी कैसे किया इन्होंने, आप इसे कैटेगराइज में कर लें इंपोर्ट को, यानी कि जिस पे LCs नहीं खुली। आपने देखा होगा मार्केट में लेने जाओ, आप पूछो कोई चीज़ है, नहीं यार अभी हमारा माल पोर्ट पे फंसा हुआ है, LC नहीं खुल रही, हमें आ ही नहीं रहा, चीज़ आ ही नहीं रही। तो पाकिस्तान ने बहुत सारे पैसे बचाए, उसने कहा जी डॉलर नहीं है, बैंक वाले कहें डॉलर ही नहीं खोलने, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी बैकिंग नहीं कर रही थी, ठीक है। आप इसे कैटेगराइज कर लें। सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किस पे होती है हमारे यहाँ, एक तो पेट्रोल के बाद जो दूसरी चीज़ सबसे महंगी इंपोर्ट होती है वो होती है लग्जरी आइटम्स पर, ठीक है ना। लग्जरी आइटम में कार हो गई, महंगे परफ्यूम्स हो गए,
ठीक है, कॉस्मेटिक्स के आइटम्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा गैजेट्स हो गए। आप इसको कर लें, एक लिस्ट बनाएं, यानी उसमें लिखें लग्जरी आइटम्स। उसमें क्या भाई, ये तो इंपोर्ट इसको तो ना ही कर दें भाई। आप फॉर्च्यूनर ना लें, आप टोयोटा करोला ले लें, ठीक है। आप दूसरी ऑडी ना लें, मर्सिडीज़ बेंज ना लें, कोई दूसरी ले लें, ठीक है गाड़ी इस पे। और जो दूसरी लग्जरी आइटम्स हैं वो ना लें, जो महंगे महंगे टाइल्स आते हैं, बहुत सारे फैंसी टाइल्स, वो। दूसरी चीज़ आप लें नेसेसरी कर लें, यानी कि जिसमें केमिकल्स हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गई, प्लास्टिक्स हो गए, और ऐसी आइटम नेसेसरी मशीनरीज हो गई जिसको हम, या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, वो हम उसको रोक नहीं सकते। आपने याद होगा कि अभी आप उसके नेशनल सर्वे पे भी देखेंगे 2 साल के में कुछ बेहतरी आने लगी थी इकोनॉमी में। उसमें वजह क्या थी कि इंपोर्ट पे बैन किया जा रहा था। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको एनकरेज किया जा रहा था कि आप वो लगाएं, लेकिन वो रिवर्स हो गई, पॉलिसी नहीं चल सकी क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत थी पॉलिटिकल, तो जिस वजह से वो चीज़ कामयाब नहीं हो सकी। एक आप नेसेसरी, एक थे बिल्कुल नॉन असेंशियल्स या असेंशियल्स, एंड नॉन असेंशियल भी साथ ही कर लें। अब ऐसी चीज़ें जिसको मंगाना तो है, इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि इंपोर्ट नहीं होगी इसके बगैर, हमारे एक्सपोर्ट नहीं होगी। एक्सपोर्ट में बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेकिन उसके लिए क्या करें, कोटा सिस्टम लगा लें। मीन्स क्या करें, आप कोटा लगा लें इस पर कि ठीक है आप मंगा लेंगे, लेकिन आपका हर इस इंडस्ट्री का कोटा, ये नहीं कि आप यहाँ मंगा के स्टॉक कर लें, बल्कि आप कितने आपकी ज़रूरत है इसके 5% देंगे, 10% देंगे। ये आप इस तरीके से रेगुलेट करके अपने आपको बैलेंस क्या करना है, 12 से 14% जो बिलियन रुपीज़ है, बिलियन डॉलर्स, इसको बैलेंस करना है जो आपका ट्रेड डिफिसिट है, जिसके लिए आप लोन लेने जाते हैं। वंस यू हैव डन विद दिस, आपकी जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड ये बैलेंस होगा, करंट अमाउंट पेमेंट जो है वो आपकी बैलेंस होगी। इससे क्या होगा कि आप जो है ख़ुद कफ़ील होना शुरू हो जाएंगे। सही है, ब्रेक इवन के बाद आप टेक ऑफ पे भी जा सकते हैं कि आप लोन के चक्कर से हटेंगे, फिर आप अपनी मर्ज़ी से सब्सिडीज़ भी दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रिलीफ भी दे सकते हैं, वट एवर यू कैन डू इट। इस्लाम में इसी वजह से इंटरेस्ट को बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है कि ये जो है क्या करता है, एक जुल्म का निज़ाम कायम करता है और हर किसी को मजबूरी से, एक्सप्लॉयटेशन से अवॉइड करता है। समझा आप लोगों के? अब ये काइंडली आप इस पर ज़रा सीक्वेंशियल लिखिएगा, मैंने जो बताया इसको रिसर्च करके भी, और उसके बाद नेक्स्ट में लिख कर लेकर आइएगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे फिर एनर्जी क्राइसिस। एक हमें एनर्जी क्राइसिस पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, और एक है डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस। 3 टॉपिक हैं जो भी करना है, ठीक है। इसके बाद इन चारों को लेके फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी कपलिंग, मींस कि इससे हम कौन कौन से टॉपिक जो हमने पढ़े क्या क्या ड्राइव कर सकते हैं क्वेश्चन, ये भी आप इसके बाद जो आप कर लेंगे। तो अभी जो हमने जितना पढ़ लिया है इसमें आप जो हमने थीम पढ़ी है उसमें देखें कि जो पिछले 5 या 10 ईयर्स के पेपर्स हैं कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेट कर सकते हैं और उसको कैसे कर सकते हैं। देन कोई क्वेश्चन हो, कोई मैटर हो तो वो आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। थैंक यू।